सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी जियोग्राफी की दूसरी क्लास है। कल मैंने आपको पहली क्लास में शायद एंटीपोड तक करा दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो जियोग्राफी की कल की ओरिएंटेशन क्लास थी, बेसिक्स को हमने कवर किया था उस क्लास में। आज आपका जो दूसरी क्लास में जो पहला टॉपिक है वो है एंटीपोड। एंटीपोड शायद कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं भी किया था, कुछ लोग पहले आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एंटीपोड। आज एंटीपोड से स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को, ठीक है। सो आप सभी लोग रेडी हैं बिल्कुल? एंटीपोड हमारा आज का टॉपिक है। एंटीपोड को हिंदी में भी एंटीपोड बोलेंगे, गुजराती में भी एंटीपोड ही बोलेंगे, ठीक है। एंटीपोड। अब एंटीपोड क्या होता है इसको देखते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटी अपोजिट होगा। तो अर्थ का अगर हम ऐसे फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और यहां से हम लोग इक्वेटर ड्रॉ करेंगे। इक्वेटर ने बताया था ना, 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। तो 0 डिग्री इक्वेटर में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। अब एंटीपोड होता क्या है, अर्थ के डायमीटर में, डायमीटर का मतलब स्फेयर है, तो इसके अपोजिट एंड में जो दो सिरे होंगे वो एक दूसरे के एंटीपोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के एंटीपोड होंगे, इनको बोलते हैं एंटीपोड। एक दूसरे के अपोजिट एंड में है एंटीपोड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इक्वेटर के बीच में हम कोई एक पॉइंट ले लें जो इक्वेटर के मिडिल पॉइंट में है, बीच के पॉइंट में है, ठीक है ना। यहां से हम यहां पे कोई एक एंगल बनाए, सपोज करिए 45 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया यहां पर, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का एंगल के अपोजिट एंड में यहां पर, मतलब इधर से भी 45 डिग्री का एंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे, या इधर से हम लोग 180 माइनस 45 कर देंगे तो 135 आ जाएगा। 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस वाले पॉइंट का एंटीपोड हो जाएगा। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पॉइंट जो होगा, इफ आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये वाला पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट विल बी द एंटीपोड ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का एंटीपोड होगा। ओके, इसी तरह से जो नदर्न पोल होगा वो सदर्न पोल का, साउथ पोल का एंटीपोड होगा। दीज टू पॉइंट्स आर एंटीपोड ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये यहां पर हमारा एंटीपोड का कॉन्सेप्ट है। एंटीपोड इज नथिंग बेसिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज एंटीपोड, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल का एंटीपोड, इक्वेटर के दोनों एंड एक दूसरे के एंटीपोड, और कोई भी एक एंगल ले लें 45, 60 डिग्री, 66.5, 23.5, इसका अपोजिट एंड हम देखेंगे, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के एंटीपोड कहलाएंगे। ये वर्ड कहीं कहीं पे यूज आ जाएगा, इस वजह से हमने इसको बता दिया कि एंटीपोड क्या होता है, ठीक है। अब यहां तक हमारी जियोग्राफी की जो ओरिएंटेशन क्लास थी, बेसिक क्लास थी, वो एंड हो रही है। अब यहां से हम एडवांस लेवल पे जियोमॉर्फोलॉजी में मूव करेंगे। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है हमने। पहली चीज हमने अर्थ का शेप देखा, ठीक है। अर्थ का शेप देखा कि ये जियोइड होता है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अर्थ का शेप हमने देखा कि इसकी आकृति कैसी होती है, जियोइड होती है। ऑब्लीट स्फेरॉइड हमने पढ़ा, लध्वक्ष गोलाभ, ये अर्थ का शेप है। इसके बाद हमने देखा कि जो पोलर डायमीटर होता है, ध्रुवीय व्यास, पोलर डायमीटर, ये पोल टू पोल, पोलर डायमीटर और इक्वेटर डायमीटर, इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है, इनमें से कौन सा बड़ा होता है, ये हमने देखा पिछली क्लास में। इसके बाद हमने देखा कि इन दोनों की लेंथ कितनी कितनी होती है, दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस होता है। दिस इज 12,757 किलोमीटर एंड दिस इज 12,714 किलोमीटर।
ये 12,757 और ये वाली लेंथ जो होती है 12,714 किलोमीटर होती है, ये हमने देखा। इसके बाद अगली चीज हमने देखी, मोशंस ऑफ द अर्थ हमने पढ़े। मोशंस ऑफ द अर्थ में हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन देखी। एक तो रोटेशन, ठीक है ना, रोटेशन कैसे, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन देखी, फिर हमने रिवोल्यूशन देखा और फिर हमने प्रिसीजन देखा। ये 3 तरह की मोशन हमने देखी। प्रिसीजन लाइक स्पिनिंग टॉप, रोटेशन सॉरी रिवोल्यूशन, और अपनी एक्सिस पर जो अर्थ रोटेशन कर रही है, ये 3 तरह की हमने मोशंस भी देखी, ठीक है ना। फिर मोशंस में हमने देखा कि जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो उसकी स्पीड जो होती है अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड पे, अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग स्पीड से रोटेट करती है अर्थ। जैसे इक्वेटर पे सबसे तेजी के साथ रोटेशनल स्पीड होती है, और इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं पोल की तरफ, तो ये स्पीड डिक्रीज होती है, घटती चली जाती है, और पोल्स पे जाके ये स्पीड 0 हो जाती है, ये हमने देखा। इक्वेटर पे स्पीड कितनी थी, 1690 किलोमीटर पर आवर, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे कितनी थी, इसका जस्ट आधा हो गई थी, हाफ, इसका जस्ट हाफ हो गई थी। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 844 किलोमीटर पर आवर, ये हमने देखा था। और पोल्स पे 0 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हमने देखी थी। ये सब कल हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में हमने देखा था कि अर्थ जो है सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, ये हमने देखा था, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन क्या होता है। पेरी का मतलब हमने बताया था पास, एपी का मतलब दूर। अर्थ जब सन के नियरेस्ट पोजीशन पे होती है, सबसे पास की पोजीशन पे होती है, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पेरीहीलियन पोजीशन। हमने बताया था ना आपको, ये अर्थ है, यहां पर अगर सन है और ये अर्थ ऐसे मूव कर रही है, सॉरी इस तरफ से इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करेगी, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ऐसे हम एरो बना दें, ये सन है हमारा और अर्थ ऐसे मूव करेगी, तो ये देखिए ये पास है अर्थ के, सबसे ज्यादा पास है सन, और यहाँ पे सन जो है फार्देस्ट पोजीशन पे है। यहाँ पे जब अर्थ घूम के आएगी तो इस जगह से सन की दूरी फार्देस्ट होगी, सबसे दूर होगा। तो हमने ये भी बताया था कि ये दूरी कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ये हमने बताया था आपको। और ये कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर, ये भी हमने आपको बताया था। ये इस पोजीशन को बोलते हैं पेरीहीलियन और इसको बोलते हैं एपीहीलियन। ये सब पिछली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था और आपको नोट्स भी बनवा दिए थे। वी आर जस्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस क्लास, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था उसको जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमने अगली चीज देखी थी, कि ये जो है किस डेट पे पेरीहीलियन पोजीशन पे होती है अर्थ और किस डेट पे एपीहीलियन पोजीशन पे होती है। तो हमने ये भी देखा था कि ये 3 जनवरी की पोजीशन होती है और ये 4 जुलाई की पोजीशन होती है। 4 जुलाई में सबसे दूर होती है अर्थ सन के और 3 जुलाई को सबसे पास होती है, ठीक है ना। ये नियरेस्ट है पोजीशन, ये नियरेस्ट पोजीशन है और ये फार्देस्ट पोजीशन है। हमने ये सब चीजें कल डिटेल में पढ़ी थी, सबसे दूर और सबसे पास। इसके बाद हमने एक तीसरी तरह की मोशन पढ़ी थी, उस मोशन का क्या नाम था, उस मोशन का नाम था प्रिसीजन। तीसरी तरह की एक मोशन हमने पढ़ी थी जिसका नाम था प्रिसीजन। प्रिसीजन पढ़ी थी हमने। तो प्रिसीजन में हमने क्या देखा था कि जैसे ये एक स्पिनिंग टॉप है, एक लट्टू है, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से अर्थ मूव करती है, ठीक है ना। हमने प्रिसीजन में ये चीज देखी थी, अर्थ एक इस तरह से मूव करती है और एक प्रिसीजन कंप्लीट करने में अर्थ को 26,000 ईयर्स लगते हैं। 26,000 साल में एक प्रिसीजन अर्थ अपना कंप्लीट करती है। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। तो 3 तरह के हमने मोशंस पढ़ ली, कौन सी, घूर्णन यानी रोटेशन,
परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन, और प्रेसीजन, प्रेसीजन को प्रेसीजन ही बोलते हैं हिंदी में। 3 तरह की हमने देख ली थी। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर ये हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। अक्षांश का मतलब क्या था? अक्षांश का मतलब था इंग्लिश में जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं और हिंदी में हम लोग उसको अक्षांश बोलते हैं। ये जो इक्वेटर था 0 डिग्री, इससे पैरेलल जो लाइंस होती हैं, ठीक है ना, हमने बताया भी था कि कैसे लैटिट्यूड्स डिसाइड किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एंगल कैसे खींचा जाता है, ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ा था? लॉन्गिट्यूड। जैसे यहां से ये ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है 0 डिग्री पे, तो इसके दोनों तरफ से ऐसे हमने इस तरह से कुछ हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे ना। ये लॉन्गिट्यूड, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूड्स पढ़े, जिनको हिंदी में हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स और ये हो गए हमारे, ये वाले हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स। इसको बोलते थे देशांतर और इसको बोलते थे अक्षांश। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि लैटिट्यूड की नंबर्स कितने होते हैं, कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर हम होल नंबर लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे, होल नंबर लेंगे तो 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। अगर होल नंबर काउंट नहीं करेंगे तो 179 लैटिट्यूड्स होते हैं। ये भी हमने कल की क्लास में देखा था। इसके बाद हमने देखे थे लॉन्गिट्यूड्स, ये 360 होते हैं टोटल। इनके नंबर कितने होते हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। ये सब हमने कल की क्लास में कर लिया था। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आपको डिफरेंस भी बता दिया था, ठीक है। अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे इससे आगे की चीज, ठीक है। इसको पढ़ा रहने देते हैं, स्लाइड बदल देते हैं। अब हम आगे की चीज स्टार्ट करेंगे और जियोमॉर्फोलॉजी का स्ट्रॉन्ग जो आपका एडवांस लेवल का फीचर है, वो सॉरी एडवांस लेवल की जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो आज से स्टार्ट होगी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। क्या बोलते हैं? भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं टाइम स्केल का, टाइम स्केल, ठीक है। टाइम स्केल का टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब आगे हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बाद जब अर्थ का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उस इवोल्यूशन में ये टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। इसको बोलते हैं टाइम स्केल। किसका टाइम स्केल? अगर मैं जियोग्राफिकल लैंग्वेज में लिखूं तो इसको बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको बोलेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? बेसिकली इतना थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग अर्थ से रिलेटेड, अर्थ यानी पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एरा, एपोक में इसको तोड़ा गया है, एरा में, एपोक में, ठीक है, पीरियड में। ये होते क्या है? जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है? ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा एंशिएंट पीरियड रहा है और कौन सा मॉडर्न पीरियड है। इसी तरह से जियोग्राफी में भी हम अर्थ के बनने की और अर्थ के बनने के बाद अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, मतलब इसमें कैसे कैसे जियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, ठीक है, इसमें रहने वाले जीव जंतुओं में यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसा चेंज हुआ, पेड़ पौधे अर्थ में कब आए, कब डायनासोर्स आए, कब मछलियां आई, कब वर्टिब्रेट्स आए, कब इनवर्टिब्रेट्स आए, कब डिफरेंट टाइप्स के जानवर आए, कब किस तरह की रॉक्स बनी, कब किस तरह के माउंटेन्स बने, ठीक है ना। इनको हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम तोड़ते हैं, ठीक है ना।
और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ब्रेक करते करते हम उनको पढ़ते हैं कि किस पीरियड में या किस एरा में या किस एपोक में कौन सी घटनाएं मेजर घटनाएं हुई। बेसिकली हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यही चीज़ पढ़ते हैं। हमने आपको पहले कल भी बताया था कि जियोग्राफी में जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमारा टाइम हिस्ट्री की तरह नहीं चलता है। जियोग्राफी में टाइम स्केल बहुत बड़ा होता है। एक छोटा सा चेंज लाने के लिए जियोग्राफी को लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सीधे लाखों में, मिलियंस में, बिलियंस में, इस तरह से हम चेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ही वास्ट है, उसका टाइम पीरियड जो है बहुत ही बड़ा है। मिलियंस ऑफ ईयर में एक एक पीरियड चेंज हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर में, 1-2 साल में, 10 साल में या 100 साल 1000 साल में नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो इस तरह से हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पर पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, जब हम अर्थ वाला अपने क्लास बताएंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी में है वो है आपका रॉक्स, और आज हम अपनी क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, रॉक्स से, जिसको बोलते हैं हिंदी में चट्टाने, ठीक है, चट्टाने। आज का हमारा टॉपिक चट्टाने है, जहां से अब आपकी क्लास शुरू होने जा रही है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं चट्टाने होती क्या है। बेसिकली जब अर्थ बनी, अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, तो अर्थ का इवोल्यूशन होने के बाद अर्थ एक इस तरह से थी जैसे एक हॉट बॉल होता है ना, जैसे लोहे को हम पिघला दें और उसकी एक गेंद बनाएं, जब वो रेड होती है, बिल्कुल लोहा एकदम तप रहा होता है रेड कलर का, तब हम उसकी गेंद बनाएं। अर्थ की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। इवोल्यूशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। धीरे धीरे जब एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए तो धीरे धीरे अर्थ की कूलिंग स्टार्ट हुई, अर्थ की कूलिंग स्टार्ट हुई। ये सब हम उस क्लास में बताएंगे कि किस तरह से कूलिंग हुई, ठीक है ना। अर्थ की कूलिंग स्टार्ट हुई तो अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने स्टार्ट हुई। अब आप हमको ये बताइए, बेसिक सी चीज़ है, जब अर्थ ठंडी होगी, अर्थ है, और जब ये ठंडी होगी तो ऊपर वाला पोर्शन जल्दी ठंडा होगा कि अंदर वाला? ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये जल्दी ठंडा होगा या ये अंदर वाला पोर्शन जल्दी ठंडा होगा? तो सबका जवाब यही होगा कि ऊपर वाला पोर्शन जल्दी ठंडा होगा और अंदर वाला पोर्शन देर से ठंडा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हीट का लॉस एटमॉस्फेयर में तेजी से होगा, हीट का लॉस जो होगा एटमॉस्फेयर में वो तेजी से होगा। हीट का लॉस होने की वजह से अर्थ जल्दी से ठंडी होगी और अंदर जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बट एक्सटर्नल टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। तो सबसे पहले जब ये वाला पोर्शन ठंडा हो रहा था, ये वाला पोर्शन धीरे धीरे ठंडा होते होते क्या हुआ कि यहां पर सॉलिडिफिकेशन होने लगा। सॉलिडिफिकेशन का मतलब ऊपर वाली जो चट्टान थी, जो ऊपर वाली जो परत थी, वो धीरे धीरे सख्त होने लगी, टाइट होने लगी, ठीक है ना। और टाइट होते होते ये वाली रॉक्स धीरे धीरे डेवलप होने लगी, ऊपर वाली जो क्रस्ट पे थी, ठीक है ना। अब जो यहां से अंदर से लावा और मैग्मा वगैरह निकला, जो मैग्मा निकला यहां से, मैग्मा जो अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अंदर क्या है, अंदर अभी भी बहुत हॉट टेम्परेचर है, बहुत हॉट है, और ये अंदर का मटेरियल जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। इवोल्यूशन के टाइम पे अंदर का मटेरियल ऊपर तो सख्त हो गई है, लेकिन अंदर अभी भी लिक्विड है। और जब इंटरनल फोर्सेस वर्क करेंगे तो ये लिक्विड कहां की तरफ कोशिश करेगा भागने की? कहीं से वेंट मिल गया, कहीं से छोटा सा उसको छिद्र मिल गया, या कहीं से क्रैक मिल गया, तो क्रैक की वजह से वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो अगर मान लो यहां पर लावा की तरह इसको दिखा देते हैं हम, ये रेड कलर का ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है और यहां से कहीं उसको क्रैक मिल गया, और क्रैक मिलने के बाद वो इधर उधर फैलने लगा, ठीक है ना। तो अभी तक जब तक ये अंदर था तो ये प्लास्टिक स्टेट में था, मतलब पिघली हुई अवस्था में था, पर जब ऊपर आ गया ये, तो ये जल्दी से ठंडा होने लगा, हीट का लॉस होने लगा, और ठंडा होते होते ये सख्त बन गया। तो जो सरफेस पे ऊपर चट्टाने बनी, ये किस तरह की चट्टाने बनी? इनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्योंकि ये
अर्थ के इंटरनल मटेरियल जो लावा था उसके ठंडा होने की वजह से बनी। अब कुछ रॉक्स इग्नियस में से ऊपर बनेंगी सरफेस के अंदर, और कुछ लावा यहीं पर ठंडा हो जाएगा अर्थ के अंदर ही। कुछ लावा सरफेस पे आके ठंडा होगा और कुछ अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाएगा। तो इससे इग्नियस रॉक्स में भी दो तरह की रॉक्स हमको मिलेंगी। तो हमारी रॉक्स जो हैं बेसिकली तीन तरह की होती हैं। अगर हम रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह की होती हैं, जो इनके बेसिक कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे हम तोड़ेंगे। तो एक होती है इग्नियस रॉक्स, एक होती है सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। तीन तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक। इग्नियस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आग्नेय चट्टानें, ठीक है। सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी या परतदार, अवसादी या परतदार भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम, परतदार चट्टानें। और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानें। तीन तरह की रॉक्स होती हैं। अब हम जो बात कर रहे थे अभी तक, लावा वगैरह जो हम समझा रहे थे, वो था बेसिकली इग्नियस रॉक्स, जो हमने अर्थ का भी फिगर बना के आपको समझाया था। ये बेसिकली थी इग्नियस रॉक्स। तो हमने बताया था ना कि ये ऊपर लावा जब आकर के ठंडा हो रहा है यहां पर सरफेस पे आकर के, और एक लावा सरफेस के अंदर ठंडा हो रहा है यहां पे, ये। तो इन दोनों चट्टानों में से, इन दोनों लावा में से कौन सा लावा तेजी से ठंडा होगा? ये वाला तेजी से ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि बाहर है, एटमॉस्फेयर से हीट का एक्सचेंज, आपस में हीट की अदला बदली तेजी से करेगा ये, तो ये जल्दी से ठंडा होगा। ये इंसुलेटेड है, अंदर है, इस वजह से ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये तेजी से ठंडा होने के कारण इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स बने, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ठीक है, छोटे छोटे दाने बनेंगे इसमें। और जो अंदर ठंडा होगा इसमें क्रिस्टल जो होंगे ये बड़े होंगे, बड़े आकार के होंगे, बड़े आकार के क्रिस्टल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो यहीं से इग्नियस रॉक्स में भी दो तरह की रॉक्स आ गई। एक का लावा जो ऊपर ठंडा हो गया ये बनाएगा, जैसे ग्रेनाइट आपकी होती है रॉक, और होती है बसाल्ट, ठीक है ना। ये दोनों बनी, जो ऊपर लावा ठंडा हुआ आकर के उसने ग्रेनाइट बनाया, और नीचे वाले ने बना दिया बसाल्ट रॉक्स, ठीक है ना। अब इन दोनों रॉक्स की एक खास बात होगी, क्योंकि ये रॉक्स जो बन रही हैं ये लावा के, गर्म लावा जो बिल्कुल प्लास्टिक स्टेट में है, पिघली हुई अवस्था में है, उसके जमने के कारण बन रही हैं। इस वजह से इन रॉक्स में किसी भी तरह के छिद्र जो होंगे बहुत कम होंगे। पोर्स जो होंगे ना, पोर्स जो छिद्र होंगे वो बहुत कम होंगे। इसमें जो पोर्स होंगे ना, छिद्र, ये बहुत कम मात्रा में होंगे ऐसे। तो ये पोरस नहीं होंगी, है ना। इनमें पोरोसिटी जो होगी इसकी, इन रॉक्स की पोरोसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी। और पोरोसिटी जब कम होगी तो अगर पानी इन रॉक्स पे गिरेगा तो वो क्या अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा तेजी के साथ? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रॉक्स में पानी तभी पेनिट्रेट करेगा ना जब उसमें पोर्स होंगे, उसमें छिद्र होंगे। अदरवाइज तो वो एक बिल्कुल सॉलिड एक स्ट्रक्चर की तरह होगी ना। तो अगर इन रॉक्स में पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, पानी का इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, लीचिंग नहीं हो रही, पानी के साथ लीचिंग नहीं हो रही अंदर की तरफ, तो ये क्या होंगे? इनमें पोरोसिटी कम होने की वजह से इनकी परमिएबिलिटी भी कम होगी। इनकी परमिएबिलिटी भी कम होगी। परमिएबिलिटी का मतलब पारगम्यता। पारगम्यता, पारगम्यता का मतलब पानी इनमें आसानी से आर पार नहीं कर पाएगा इन रॉक्स को, ठीक है ना, क्योंकि इनकी पोरोसिटी कम है,
इनमें छेद बहुत कम है, छिद्र बहुत कम है। चाहे वो ग्रेनाइट हो और चाहे वो बसाल्ट हो, दोनों तरह की रॉक्स में हमको ऐसा मिलेगा। तो जब इनमें परमिएबिलिटी कम है तो क्या इन रॉक्स में ये पानी के अच्छे अवशोषक होंगी? क्या ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी? तो नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इनमें जब पोर्स ही नहीं है, छेद ही नहीं है, तो ये पानी को इकट्ठा कैसे करेंगी, स्टोर कैसे करेंगी? सो एक्विफर्स वो रॉक्स होती हैं जिन पानी को स्टोर करके रखती हैं, एक्विफर्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना, जहां पर पानी स्टोर रहता है वो रॉक्स को हम एक्विफर्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी एक्विफर मानी जाती हैं। अच्छी एक्विफर का मतलब उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो पानी को ज्यादा स्टोर करके रख पाती हैं। इन रॉक्स में आपको पानी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन स्थानों में ये रॉक्स पाई जाएंगी, वहां पर पानी की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, अंडरग्राउंड वाटर की। क्योंकि वहां पर अगर आपको पानी निकालना पड़ेगा तो आपको ड्रिल करने में, बोरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि एक तो ये रॉक्स बहुत हार्ड होती हैं, तो इनको क्रैक कर पाना, इन पे ड्रिल कर पाना बहुत टफ हो जाता है, एक बहुत टफ टास्क होता है। दूसरी बात, अगर हम ड्रिल कर भी ले गए तो हमको बहुत पानी यहाँ मिलता नहीं है। तो ऐसे स्थानों पर जहां पर इग्नियस और बसाल्ट रॉक्स हैं, वहां पर हमको जमीन में बहुत अंदर तक ड्रिलिंग करनी पड़ती है, बोरिंग बहुत अंदर तक करनी पड़ती है, ठीक है ना। और कुछ स्थान ऐसे देखे होंगे आपने जहां पर थोड़ा सा ही 20, 25, 30 फीट भी अगर आप ड्रिल कर देंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन इग्नियस रॉक्स और बसाल्टिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो होते हैं इनमें पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो हमने यहां पर 4-5 चीजें देखी इग्नियस और बसाल्ट के बारे में, ठीक है। अब हमारी अगली रॉक्स जो आती हैं, अगली रॉक्स जो हमारी आती हैं वो होती हैं सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ये हमारी सेकंड टाइप की रॉक्स होती हैं। इनको हम बोलते हैं अवसादी या परतदार चट्टानें। अवसादी या परतदार चट्टानें, अवसादी या परतदार चट्टानें इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये मान लीजिए हमने एक पहाड़ बना दिया, ठीक है ना, ये एक माउंटेन है। अब कोई भी रिवर है, यहां से जो फ्लो कर रही है नीचे की तरफ, ये फ्लो कर रही है, ठीक है ना। अब ये रिवर अगर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगी तो इस माउंटेन से जितना सेडिमेंट लेकर के आएगी, जितने अवसाद लेकर के आएगी, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, इन सब के जो कण लेकर के आएगी, वो कहां जमा करेगी? इस जगह पर जमा करेगी, नीचे लाके फेंक देगी। यहाँ पे ऊपर से उठा के लाएगी और नीचे यहाँ पे लाके फेंक देगी, ठीक है। तो यहां पर ये पूरे का पूरा सेडिमेंट्स लाखों सालों में धीरे 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 जमा होने लगेगा। कहां पर? लो लैंड एरियाज में। जरूरी नहीं कि पहाड़ से निकलते ही नीचे डाल दे, ये इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे गंगा हिमालय के पास से हिमालय से निकलती है, लेकिन सेडिमेंट्स कहां तक जमा करती है? बे ऑफ बंगाल तक, सुंदरबन के डेल्टा तक, वहां तक सेडिमेंट लेकर के जाती है। तो ये दूरी बहुत ज्यादा लंबी भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र तिब्बत में निकल रही है, घूम करके अरुणाचल प्रदेश से असम में एंटर करके बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में सेडिमेंट्स डाल रही है। ये समझ पा रहे ना? जियोग्राफी में हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत लंबी दूरी, लंबा स्केल, लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड, जाइजेंटिक अमाउंट में मूवमेंट की बात करते हैं, है ना। तो छोटे मोटे चीज़ों से जियोग्राफी का काम नहीं चलता, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से जब ये रिवर सेडिमेंट्स लेकर के आएगी और यहां पर डिपॉजिट करेगी, जमा करेगी यहां पर ला करके, तो समय के साथ ये सेडिमेंट्स धीरे 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 इनमें कुछ केमिकल चेंजेस भी होंगे और ये सीमेंटेशन होगा इनमें। सीमेंटेशन का मतलब सीमेंट होती है ना, तो वो जम जाती है। अगर बहुत दिनों तक उसको ऐसे ही रख दो, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और वो टाइट हो जाती है, बिल्कुल रॉक की तरह हो जाती है। तो इनमें सीमेंटेशन का प्रोसेस होगा और सीमेंटेशन के प्रोसेस की वजह से ये जम जाएंगी और जम करके सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स बनाएंगी। कैसी रॉक्स बनाएंगी? सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स बनाएंगी, ठीक है।
लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स की एक खास बात होती है कि यहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स में भी दो टाइप की रॉक्स होती हैं। एक तो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो एक रॉक तो होती है क्लास्टिक टाइप ऑफ रॉक्स, और दूसरी होती है नॉन क्लास्टिक। दो तरह की रॉक्स होती हैं, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। ठीक है। अवसादी या परतदार चट्टानें, परतदार क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिछले उसमें हमने देखा ना, सेडिमेंट्स लाएगी तो ये परत के परत, एक परत ऐसे चढ़ा दी, परत दर परत इसको जमा करती, एक परत ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर, फिर इसके ऊपर चौथी लेयर, ऐसे करके ये चट्टानें बनती हैं, लेयर बाय लेयर बनती हैं। कैसे बनती हैं? लेयर बाय लेयर, ये लेयर बाय लेयर बनेंगी। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं परतदार चट्टानें। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं परतदार चट्टानें। तो इसमें अब दो टाइप होते हैं, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक कौन सी चट्टानें होती हैं सेडिमेंट्री में? तो क्लास्टिक वो चट्टानें होती हैं जिनमें कोई एजेंट, कोई कैरिंग एजेंट होता है, जिनमें कोई कैरिंग एजेंट होता है। कैरिंग एजेंट जनरली हम ज्योग्राफी में जब करेंगे बात, तो मोटे तौर पर हम दो कैरिंग एजेंट की बात करते हैं। ठीक है ना, दो कैरिंग एजेंट, जनरली यही कैरिंग एजेंट जो होते हैं ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, इन्हीं का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। एक तो कैरिंग एजेंट होता है हमारा वाटर, एक कैरिंग एजेंट हमारा होता है वाटर, और दूसरा होता है विंड, जल और पवन। यही दोनों कैरिंग एजेंट हमारे होते हैं। कैरिंग एजेंट का मतलब कैरी करना, किसी चीज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक है ना। तो पानी एक बहुत बेहतरीन कैरिंग एजेंट होता है। आपने देखा होगा कि अर्थ में जितनी सारी स्ट्रक्चर्स ज्यादातर बनाए गए हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बने हैं, अभी आपके आगे मैं पढ़ाऊंगा एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, बाहरी बलों की वजह से जो जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स बने हैं उनमें ज्यादातर जो है वो या तो वाटर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं या विंड के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ है, कोई माउंटेन है, बहुत बड़ा है, बहुत लाखों सालों से खड़ा हुआ है, पर यहाँ पर कोई वाटर स्ट्रीम है या यहाँ पर बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है धीरे धीरे बह करके कहाँ चली आएगी? नीचे की तरफ चली आएगी। या फिर यहाँ पर तेज हवाएं अगर चलती हैं ऐसे, तो ये क्या करेंगी? यहाँ इरोजन करेंगी इस पहाड़ के सरफेस के बाहरी वाले हिस्से पर, धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी को काटेंगी, उसके पार्टिकल्स को धीरे धीरे लूज करेंगी। लूज करने के बाद जब ऐसे होगा कि एक दिन पहाड़ में लैंडस्लाइड होगी धीरे धीरे, और मिट्टी खिसक कर यहाँ से नीचे आएगी, बोल्डर्स आएंगे बड़े बड़े, ग्रेवल्स आएंगे बड़े बड़े, पहाड़ों को काट काट करके ये दोनों एजेंट वाटर और विंड धीरे धीरे करके छोटा करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसका साइज कम करने की कोशिश करते हैं, उनकी हाइट कम करने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, हम लोग इस टाइम गुजरात में हैं, तो गुजरात में आपको मिल जाएगा गिर की पहाड़ियां जो है ना, गिर हिल्स जो है, गिर की हिल्स से लेकर के दिल्ली में जहां पर राष्ट्रपति भवन है, रायलसीमा हिल्स, रायलसीमा हिल्स तक एक कंटिन्यूअस पहाड़ों की चेन कभी किसी जमाने में होती थी। ऐसे कंटिन्यूअस चेन थी ये, गुजरात में गिर से लेकर के कहां तक? सीधा राष्ट्रपति भवन यानी कि दिल्ली के आगे तक। ठीक है ना। ये एक कंटिन्यूअस पहाड़ों की चेन हुआ करती थी किसी जमाने में। इसको हम बोलते थे, आज भी राजस्थान में इसका ज्यादा इसके प्रभाव देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स दिख जाएंगे इस चेन के। अरावली माउंटेन रेंज, ये रेंज कभी हिमालय जितनी
बड़ी और ऊंची हुआ करती थी, समझ रहे ना। लेकिन समय के साथ धीरे 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 करके इसमें जो इरोजन हुआ, इरोजन की वजह से आज यहाँ के पहाड़ आप देखेंगे हाइट में काफी कम हो गए हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक आपको कौन सी है, इस पूरी अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, ठीक है ना, गुरु शिखर है। उसकी भी हाइट कितनी है, 3-3.5 फीट के आसपास होगी, मीटर के आसपास, सॉरी 3-3.5 मीटर के आसपास होगी। वो हाईएस्ट है, किसी जमाने में बहुत ऊंची होती थी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो पहाड़ हैं इनमें भी ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं और धीरे धीरे करके ये छोटे होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहां पे थे, हम लोग थे क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक में, ठीक है ना। तो क्लास्टिक में हमने बताया आपको कि कैरिंग एजेंट आपको मिलेंगे। कैरिंग एजेंट में बेसिकली जब हम बात करेंगे तो दो कैरिंग एजेंट होंगे, एक होगा वाटर, एक होगी विंड। तो जब सेडिमेंट्स का इरोजन और डिपोजिशन वाटर या विंड यानी किसी भी कैरिंग एजेंट के द्वारा किया जाता है और किसी जगह पर ले जाकर के उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, तो ऐसी रॉक्स जो बनती हैं ये सेडिमेंट्री क्लास्टिक रॉक्स, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं, ठीक है ना, क्लास्टिक होती हैं ये। और नॉन क्लास्टिक में होता है कि ये सेडिमेंट्स ना हो, सॉरी ये कैरिंग एजेंट ना हो, कैरिंग एजेंट के अलावा कोई अगर तीसरा प्रोसेस जैसे कोई केमिकल चेंज हो गया, बायोलॉजिकल चेंज हो गया, इसकी वजह से कोई रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, तो उन रॉक्स को हम कहते हैं नॉन क्लास्टिक रॉक्स। तो दोनों में अंतर क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक पे यही है कि इसमें कैरिंग एजेंट होते हैं, इसमें होते हैं कैरिंग एजेंट्स जो रॉक को, जो पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, ठीक है ना, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं और वहां जाके डिपॉजिट करते हैं, वो जमता है तब सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, तो वो क्लास्टिक हो गई। और नॉन क्लास्टिक में केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस से जो रॉक्स बनती हैं, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस से जो रॉक बनती हैं, तो ये होती हैं क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक रॉक्स, ठीक है। तीसरे टाइप की रॉक होती है हमारी, तीसरे टाइप की हमारी रॉक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। दिस इज अवर थर्ड टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। कायांतरित का मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर हम देखें, काया में अंतर, काया में परिवर्तन हो गया, अगर काया में अगर परिवर्तन हो गया, काया का मतलब स्ट्रक्चर, रंग, रूप, ये काया हो गई ना। तो काया में अगर परिवर्तन हो गया का मतलब ये जो दो तरह की रॉक्स थी ना, इग्नियस और सेडिमेंट्री, अगर इन दोनों रॉक्स में किसी भी तरह का केमिकल चेंज या बायोलॉजिकल चेंज हो जाए, इनमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से इन रॉक्स में किसी भी तरह का चेंज आ जाए, चाहे वो कलर में चेंज हो, चाहे उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो, चाहे उनकी हार्डनेस में चेंज हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का चेंज आ जाए उनमें, तो यहां से ये दोनों निकल करके मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। मतलब इन दोनों चट्टानों में अगर परिवर्तन होगा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो जो तीसरी तरह की चट्टान बनेगी दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक, वही मेटामॉर्फिक हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज की वजह से जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स में किसी भी तरह के परिवर्तन होते हैं, किसमें, कलर में, स्ट्रक्चर में, या किसी भी तरह से उसकी कठोरता में, हार्डनेस में, है ना, किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, तो वो ये दोनों
तीसरी तरह की रॉक में चेंज हो जाती है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह की रॉक्स हमने पढ़ी। इग्नियस रॉक्स, एक बार फिर से देखते हैं। इग्नियस रॉक्स जो नीचे से लावा निकला, ठंडा हुआ, ठंडा होकर सॉलिड बन गया, तो वो इग्नियस रॉक्स हो गई, ठीक है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक्स बनी थी या फिर जो भी मटेरियल पहले से अवेलेबल था उनको वाटर या विंड जैसे कैरिंग एजेंट लेकर के किसी दूसरी जगह पे उनके टुकड़ों को ले जाकर के डिपॉजिट कर दिए, जिसमें सैंड थी, जिसमें बहुत तरह का अलग अलग तरह के बालू थी, चूना था, कैल्शियम था, और भी तरह तरह के केमिकल्स थे, उनको ले जाकर के किसी जगह पर डिपॉजिट कर दिया, वो जम गई तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, ठीक है ना। सीमेंटेशन हो गया उनमें, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। इन दोनों में टेम्परेचर प्रेशर की वजह से किसी प्रकार का चेंज हुआ तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, ठीक है ना। अब ये बताइए आप, जब इग्नियस रॉक्स बन रही थी, इग्नियस रॉक्स जब बन रही थी, हमने बताया था ना, अर्थ वाज लाइक अ हॉट मेटल बॉल, रेड हॉट मेटल बॉल की तरह थी, एकदम लाल गरम, एकदम गेंद की तरह थी, मेटल की बॉल की तरह। तो उस टाइम पे क्या अर्थ में किसी भी तरह का जीवन था? क्या जीवन मौजूद था? किसी भी तरह का जीवन नहीं था, क्योंकि तब ना पानी था, ना अर्थ ठंडी हुई थी, ना यहाँ पेड़ पौधे थे, कुछ नहीं था, है ना। तो अर्थ रहने लायक एक हैबिटेबल स्फीयर नहीं था, है ना, एक हैबिटेबल प्लैनेट उस टाइम पे नहीं था अर्थ। तो जब यहाँ पर जीव जंतु यानी ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, जब यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तो क्या इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाएंगे? फॉसिल्स का मतलब जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाएंगे। भाई जब ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है तो ऑर्गेनिज्म के अवशेष कैसे मिलेंगे? तो इन रॉक्स में हमें फॉसिल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनको हम नॉन फॉसिलिफेरस रॉक्स भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स को नॉन फॉसिलिफेरस, मतलब इनमें फॉसिल्स नहीं मिलेंगे आपको, नॉन फॉसिलिफेरस, ठीक है ना। और क्या होगा, इनमें पोरोसिटी बहुत कम होगी, पोरोसिटी कम होगी तो इनमें परमिएबिलिटी भी बहुत कम होगी, पानी आसानी से नहीं मिलेगा, फॉसिल्स नहीं मिलेगा। और जब फॉसिल नहीं मिलेगा तो आप लोगों को पता होगा जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जिनमें पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन ऑयल आता है, रोड सड़क बनाने का जो डामर होता है वो आता है, पेट्रोलियम जेली मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है, ये सब क्या होते हैं? इनको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अवशेषों से बने हैं। तो जिस रॉक में फॉसिल्स नहीं है वहां पर फॉसिल फ्यूल भी नहीं मिलेगा, यानी हमको इन रॉक्स में किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो इग्नियस रॉक्स में हमको 2 तरह की रॉक्स मिली, एक तो वो जो इंटरनली कूल हो रही हैं, एक जो एक्सटर्नली कूल हो रही हैं, ठीक है ना। दोनों में अंतर हमने बता दिया आपको। ये परमिएबिलिटी इनमें बहुत कम होती है इन रॉक्स की, पारगम्यता जो होती है, पानी अंदर रिस्क करके नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें पोर्स बहुत कम होते हैं, छेद बहुत कम होते हैं, तो ये अच्छी एक्विफर नहीं मानी जाती हैं, वाटर कंटेनिंग रॉक्स नहीं होती हैं, ये पानी को अपने आप में समेट के नहीं रख पाती हैं। यहाँ पर जीव जंतु नहीं मिलेंगे, जब जीव जंतु उस टाइम पे थे नहीं तो उनके फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये नॉन फॉसिलिफेरस होती हैं। नॉन फॉसिलिफेरस मतलब इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। जब फॉसिल नहीं होंगे तो फॉसिल फ्यूल भी नहीं पाए जाएंगे इग्नियस रॉक्स में। अब आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स में चूंकि ये परत के परत ऐसे जमी है, परतदार परत जमी है, ऐसे हमने बताया था ना, परतदार चट्टानें भी बोलते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स, ग्रेन टाइप के पार्टिकल्स, जिसमें सैंड है, मिट्टी है ना, जिसको बालू बोलते हैं, सैंड में सैंड है, रेत है, सिलिका है, इसके अलावा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तरह तरह के अदर टाइप के कंपोजिशन है जो आकर के यहाँ पर डिपॉजिट होंगे धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, है ना। तो यहाँ पर इस रॉक में हमको एयर मिलेगी। एयर का मतलब जैसे डिपॉजिट हो रहा है तो हवा बीच बीच में रह जाएगी, इसकी वजह से इसमें पोर्स बनेंगे, छेद बनेंगे, छिद्र डेवलप होंगे इन रॉक्स में, ठीक है ना। जब छिद्र इन रॉक्स में डेवलप होंगे तो ये रॉक्स जो होंगी, जब छिद्र इन रॉक्स में डेवलप होंगे तो ये रॉक्स जो होंगी, इनमें परमिएबिलिटी अच्छी पाई जाएगी, मतलब अब इनमें पानी जो है ये तेजी से प्रवेश कर सकता है इन रॉक्स में। पोर्स हैं, इस वजह से ये वाटर कंटेन कर सकती हैं, अपने आप में पानी जमा कर सकती हैं, ये वाटर कंटेनिंग रॉक्स होती हैं, वाटर कंटेनिंग रॉक्स होती हैं,
ठीक है, पानी को अपने आप में जमा करके रख सकती हैं। सो दीज आर वाटर कंटेनिंग रॉक्स। तो इसीलिए ये अच्छी एक्विफर भी मानी जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद मेटामॉर्फिक में हमने बात करी कि कैसे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने या घटने की वजह से, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम लोग अगली चीज देखेंगे, ये तीनों रॉक्स पढ़ने के बाद हम लोग अगली चीज देखेंगे कि एक चीज होती है हार्डनेस ऑफ रॉक, हार्डनेस ऑफ रॉक, रॉक्स, चट्टानों की कठोरता, ठीक है ना, चट्टानों की कठोरता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हार्डनेस ऑफ रॉक्स। तो हार्डनेस ऑफ रॉक्स में क्या होता है, हार्डनेस ऑफ रॉक्स को मेजर करने के लिए एक स्केल होती है, एक स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं मोहो स्केल, MOHO, मोहो स्केल। मोहो स्केल से हम लोग हार्डनेस ऑफ रॉक को मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब हमको लेंथ मेजर करनी होती है तो हम मीटर का यूज करते हैं, है ना। वेट मेजर करना होता है तो हम ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड, इन सब चीजों का यूज करते हैं। तो हर एक यूनिट, हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है। ऐसे ही रॉक्स की हार्डनेस को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसको हम मोहो स्केल बोलते हैं। ये स्केल 1 से लेकर के 10 तक होती है, 1 to 10, 1 to 10 ये एक स्केल होती है। ऐसे करके देखेंगे हम, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे इस स्केल के बेसिस पर हम बताते हैं कि कौन रॉक कितनी टफ है। जैसे सबसे सॉफ्टेस्ट रॉक अगर हम देखें तो होती है टाल्क, टैल्क जिसको बोलते हैं, टैल्क, TALC। और हार्डेस्ट रॉक में हमारे पास एग्जांपल होता है डायमंड का, हीरे का, ठीक है ना। टैल्क व्हाइट कलर की, ऐसे आपने देखा होगा टैल्कम पाउडर्स आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ब्रांड्स, डर्मिकूल, नवरत्न कूल टैल्क, सब जगह लिखा रहता है कूल टैल्क, टैल्क कम पाउडर। टैल्क कम का मतलब टैल्क यही रॉक होती है, इसी को पीस करके उन पाउडर्स में डाला जाता है, ठीक है ना। और उसमें बहुत सारे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एलिमेंट्स मिला करके। तो हमने ये देखा कि मोहो स्केल पे हमने मेजर की हार्डनेस ऑफ रॉक। एक जिसका स्केल था वो थी सॉफ्टेस्ट रॉक जिसको बोलते हैं टैल्क, और 10 पे थी डायमंड यानी हार्डेस्ट रॉक। हार्डेस्ट रॉक हमारे पास डायमंड है, ठीक है। तो यहां तक रॉक्स का ये था। अब हम लोग कुछ देखेंगे ऐसा कि रॉक्स जो हैं आपस में, कुछ रॉक्स के एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग कि कैसे रॉक्स मेटामॉर्फिज्म होता है उनमें, मतलब उसमें चेंज किस तरह से होता है। हमने 3 रॉक्स बताए ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो हमने ये भी बताया कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये दोनों चेंज होकर के मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देती हैं, ठीक है ना। तो इन सब में आपस में चेंजेस होते रहते हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक ऐसे पाई चार्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स का मतलब पहले से मौजूद जो चट्टाने हैं, फिर इनमें फिर क्या चेंजेस हुए, फिर कैसे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल कहां से शुरू करेंगे। इग्नियस रॉक सबसे पहले आई थी, तो हमने एक ऐसे करली ब्रैकेट लगाया और यहां लिख दिया ऐसे साइड में इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स ऐसे लिख दिया। इग्नियस में हमने 2 तरह की मेन जो 2 रॉक्स पढ़ी हमने, वो थी ग्रेनाइट और दूसरी थी बसाल्ट।
दो पढ़ी ना हमने इग्नियस में, ग्रेनाइट देखी एक और एक देखी हमने बसाल्ट, ठीक है ना। अब देखिए जब ग्रेनाइट चेंज होगी, मेटामॉर्फिज्म होगा इसमें, ग्रेनाइट में जब मेटामॉर्फिज्म होगा, ग्रेनाइट चेंज होगी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने की वजह से, तो ये बनाएगी नीस। ग्रेनाइट जब चेंज होगी तो ये बनाएगी नीस, ठीक है। और बसाल्ट जब चेंज होगी, इसमें मेटामॉर्फिज्म होगा, तो ये बनाएगी एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट ये रॉक्स के नाम है, ठीक है। ग्रेनाइट चेंज होकर मेटामॉर्फिज्म होगा तो नीस बनाएगी, और बसाल्ट में मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो एम्फीबोलाइट बनाएगी, ठीक है। इसी तरह से दो एग्जांपल और देख लेते हैं सेडिमेंट्री के। अब यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स SR ऐसे लिख लिया है, ये समझ जाना कि सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में जैसे सैंडस्टोन आ गया आपका, है ना, सैंडस्टोन आ गया, बलुआ पत्थर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आपका लाइमस्टोन आ गया जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं। तो देखते हैं ऐसे सैंडस्टोन में क्या क्या आ रहा है। सैंडस्टोन हो गया और लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन चेंज होगा तो क्या बनाएगा मेटामॉर्फिज्म में, और लाइमस्टोन में चेंज होगा तो क्या बनाएगा। अब ये देखो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, अब ये चेंज हो रही तो क्या बना रही हैं, ठीक है। सैंडस्टोन चेंज होकर के बनाता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक रॉक होती है, ठीक है ना, क्वार्ट्जाइट। सैंडस्टोन अगर मेटामॉर्फिज्म होगा, सैंडस्टोन चेंज होकर के कौन सी रॉक बन जाएगी, सैंडस्टोन रॉक्स चेंज, जो सेडिमेंट्री है ये चेंज होकर के क्वार्ट्जाइट बन जाएगी, ठीक है ना। और लाइमस्टोन जो है यानी चूना पत्थर की जो रॉक होती है वो चेंज होकर के बना देती है मार्बल। वही मार्बल है जो हम लोग फ्लोरिंग में यूज करते हैं, छत बनाने में यूज करते हैं, या फ्लोर बनाने में, जमीन में फ्लोर में मार्बल लगाते हैं, ये वही मार्बल है, ये रॉक होती है। जो लाइमस्टोन रॉक होती है वो चेंज होकर के मेटामॉर्फिज्म होकर के वो मार्बल में चेंज हो जाती है। इसी तरह से एक और सेडिमेंट्री रॉक होती है कोल, कोयला, ठीक है ना, पत्थर वाला जो कोयला आता है जिसको अंगीठियों वगैरह में जलाया जाता है। तो वो कोल जब होता है उसमें जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंजेस होते हैं, तो आपने देखा होगा ना कोल का ही अपर रूप होते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड में चेंज हो जाता है कौन सा, कोल। कोल में जब मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो ग्रेफाइट या डायमंड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से एक और सेडिमेंट्री रॉक होती है शेल। शेल में जब मेटामॉर्फिज्म होगा, जब शेल में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंजेस आएंगे, तो शेल जो है ये स्लेट में बदल जाएगी। किसमें, स्लेट, स्लेट में बदल जाएगी। स्लेट एक टाइप की रॉक होती है, ठीक है, चट्टान होती है, स्लेट में बदल जाएगी। तो देखा आपने इग्नियस रॉक्स कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल रही हैं, फिर देखा कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अभी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक तो है ही, उनमें भी अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या प्रेशर चेंज हो जाएगा तो वो भी फिर से मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। मेटामॉर्फिज्म का मतलब चेंज हो जाएगा एक तरह से। तो अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे चेंज हो रही है देखना आप, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा ना, पीछे वाले साइड में जाइए, देखिए ये क्या है, ये शेल है, ये चेंज हुआ तो स्लेट बना दिया। अब ये सारी रॉक्स कौन सी है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना सारी इधर। इनमें से अगर हम स्लेट को उठा लें, ठीक है ना, स्लेट को उठा लें, स्लेट को देखें अगर कैसे चेंज हो रही है, तो स्लेट अगर मेटामॉर्फिज्म होगा तो स्लेट जो है ये शिस्ट बना देगी। स्लेट जो है ये, सॉरी, स्लेट जो है ये फाइलाइट बना देगी। स्लेट जो है ये फाइलाइट बना देगी, फाइलाइट, फाइलाइट, PHYLLITE, फाइलाइट बना देगी। और जो फाइलाइट है इसमें फिर से मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। फाइलाइट जो है इसमें फिर से मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा और ये बदल जाएगी सिस्ट में।
देख रहे हैं कैसे शेल जो थी वो स्लेट में चेंज हुई, स्लेट जो थी वो फाइलाइट में चेंज हुई, और फाइलाइट जो है वो चेंज होकर के सिस्ट बना दी। इस तरह से रॉक्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी चेंज को हम पढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं रॉक साइकिल। इसी चेंज को हम पढ़ते हैं एक नए उसमें, जिसको बोलते हैं रॉक साइकिल, चट्टान चक्र। चट्टान चक्र में बेसिकली हमने 3 रॉक्स पढ़ी। कौन सी? एक तो हो गई हमारी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। दूसरी हमारी हो गई सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी हमारी हो गई मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स जो है ये भी सीधे सीधे मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही है। मेटामॉर्फिक में अगर चेंज होगा तो वो इग्नियस बना देगी। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री भी बना सकती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक भी बना सकती है। ये सब एक दूसरे को आपस में चेंज होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि इग्नियस रॉक से कैसे सेडिमेंट्री बनी, ये तो हमने पहले बताया आपको कि जब कैरिंग एजेंट्स ने, विंड और वाटर ने इरोजन किया इग्नियस रॉक्स में, जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें इरोजन किया, इरोजन कर करके एक जगह पर डिपॉजिट किया तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। इरोजन और डिपोजिशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। ठीक है ना। जब सेडिमेंट्री रॉक्स में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। ये भी हमने बताया। अब मेटामॉर्फिक से वापस कैसे इग्नियस बनेगी? सपोज करो कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है यहां पर उपस्थित है, उस रॉक में नीचे से लावा निकल आता है, या ऐसा कुछ होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो इस मेटामॉर्फिक रॉक को पिघला देता है, गला देता है, और वापस से ये जब जमेगी तो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाएगी। इसी तरह से फिर पूरा साइकिल चलने लगेगा। मेटामॉर्फिक रॉक में अगर कैरिंग एजेंट लग जाएंगे इसको काटने में, छाटने में, इसको तोड़ने में, तो तोड़ तोड़ करके किसी जगह पे डिपॉजिट करेंगे और हो सकता है वहां से सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। तो ऐसे करके ये रॉक जो है एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। डिपेंड करता है कंडीशंस पे। कंडीशन में बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी डोमिनेंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना। इनकी वजह से जब चेंजेस होंगे तो ये एक रॉक अपने आप को दूसरे में चेंज करती रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। साइकिल के नुमा एक रॉक से दूसरे रॉक, दूसरे से तीसरे, और ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है ना। हालांकि ये 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल या 100-200 साल में नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। हमने बताया ना जियोग्राफी में छोटे स्तर पे हम लोग बात नहीं करते टाइम की, जब हम बात करेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे करके ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने रॉक साइकिल पढ़ ली। अब रॉक्स का जो चैप्टर है हमारा वो यहां से खत्म होता है। रॉक्स के बाद अब अगला टॉपिक आएगा आपका भूकंप, है ना। भूकंप अगला टॉपिक आएगा आपका, भूकंप। जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। अर्थक्विक, अर्थक्विक आपका अगला टॉपिक होगा। और अर्थक्विक में हम सबसे पहली चीज सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज जो हमने पढ़ा है उसको लिख लेते हैं, उसके नोट्स बना लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने बताया था आपको कि पहले हम क्लास में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें समझेंगे, और फिर एंड में जाकर के हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। ये सब कल हो गया था। आज हम रॉक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा रॉक्स, एक हेडिंग डालिएगा रॉक्स, हिंदी वाले लिखेंगे चट्टाने। ठीक है, नोट डाउन करिए, रॉक्स ऐसे हेडिंग डालिएगा, और हिंदी वाले लिखेंगे चट्टाने। ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे रॉक्स आर एग्लोमेरेशन ऑफ मिनरल्स। रॉक्स आर एग्लोमेरेशन ऑफ मिनरल्स।
हिंदी में लिखेंगे चट्टाने, चट्टाने खनिजों का, खनिजों का समुच्चय होती हैं। समुच्चय का मतलब संगठन, या जैसे बोलते हैं ना एग्लोमेरेशन, इकट्ठा करना, समुच्चय करना, ठीक है। चट्टाने खनिजों का समुच्चय होती हैं या संगठन होती हैं, ऐसे लिखा जाएगा, समुच्चय। समुच्चय होती हैं। अगली सब हेडिंग डालना, उसी के नीचे सब हेडिंग डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इंग्लिश में लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, हिंदी में लिखना खनिजों की विशेषताएं, खनिजों की विशेषताएं, खनिजों की विशेषताएं, ठीक है। नंबर 1 लिखना, उसके नीचे हेडिंग डालना खनिजों की विशेषताएं, उसके नीचे नंबर 1 प्राकृतिक, प्राकृतिक इंग्लिश में लिखना नेचुरल, नेचुरल। नंबर 2 लिखना अजैविक, इंग्लिश में लिखना इनऑर्गेनिक। नंबर 2 अजैविक, इंग्लिश में लिखना इनऑर्गेनिक, ठीक है। उसके नीचे नंबर 3 निश्चित रासायनिक संगठन, निश्चित रासायनिक संगठन, इंग्लिश में लिखना डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, निश्चित रासायनिक संगठन, डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। 4th नंबर लिखना समरूप आणविक संरचना, अणु होता है ना, अणु, एटम, यूनिफॉर्म एटॉमिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में लिखना, और हिंदी में समरूप आणविक संरचना। फिफ्थ नंबर लिखना नॉर्मली क्रिस्टलाइन, इंग्लिश में नॉर्मली क्रिस्टलाइन, सामान्यतः कठोर, सामान्यतः कठोर, हिंदी में सामान्यतः कठोर। अब उसी के नीचे एक स्टार बनाना, ऐसे स्टार बनाना, स्टार बना के लिखना। स्टार का मतलब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो ऐसे लिख लेना। हिंदी में लिखना पृथ्वी के भूपटल में, क्रस्ट में, पृथ्वी के भूपटल में, पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। अतः अधिकांश चट्टानों में, अतः अधिकांश चट्टानों में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है। अतः अधिकांश चट्टानों में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है, जिसे फेल्सपार कहा जाता है, जिसे फेल्सपार, ये स्पेलिंग है फेल्सपार की, FELSPAR, फेल्सपार, जिसे फेल्सपार कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना in the crust of the earth, in the crust of the earth, oxygen, in the crust of the earth, oxygen, silicon and aluminium, oxygen, silicon and aluminium are found in abundance, are found in abundance,
abundance. That's why in most of the rocks, aluminum silicate is present. That's why in most of the rocks, aluminum silicate is present, which is known as feldspar. Aluminum silicate is present, which is known as feldspar. अगली हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार. टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार. There are three types of rocks. There are three types of rocks. उसी के आगे लिखना, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं. और ये फिगर एज इट इज बना लेना, जो पीछे वाला हमने बनाया था ये. ठीक है, ये बना लेना आप लोग. ये एज इट इज बना लेना. रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. 3 टाइप की रॉक्स होती हैं. ठीक है, अब पहली हेडिंग डालना, उसके नीचे साइड हेडिंग है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स. अगली हेडिंग डालना, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स में लिखना, ये प्राथमिक चट्टानें हैं. आग्नेय चट्टानों में लिखना, ये प्राथमिक चट्टानें हैं. ये प्राथमिक चट्टानें हैं क्योंकि भूपटल के निर्माण के दौरान सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों की उत्पत्ति हुई है. क्योंकि भूपटल के निर्माण के दौरान सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों की उत्पत्ति हुई है. फुल स्टॉप. इन चट्टानों का निर्माण पिछली बनी चट्टानों के शीतलन तथा ठोस होने के कारण होता है. शीतलन तथा ठोस होने के कारण होता है. अगला पॉइंट लिखना, नीचे एक डैश बना के एक और पॉइंट लिखना, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं. जैसा हमने बताया था, नॉन फॉसिलिफेरस होती हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं. इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं. तीसरा पॉइंट नीचे लिखना, आग्नेय चट्टानों में रंध्र यानी छिद्र कम होते हैं. आग्नेय चट्टानों में रंध्र यानी छिद्र कम होते हैं, जिससे इनकी पारगम्यता भी कम होती है. जिससे इनकी पारगम्यता परमिएबिलिटी, पारगम्यता भी कम होती है. जल यानी इनमें आसानी से एंटर नहीं करता, प्रवेश नहीं कर पाता है. आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलाइन होती हैं. अगला पॉइंट, आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलाइन होती हैं. जब लावा धरातल पर ठंडा होता है, तो तेजी से ठंडा होने के कारण बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है.
जब लावा धरातल पर तेजी से ठंडा होता है तो बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे जैसे ग्रेनाइट, और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो। अगला पॉइंट लिखना, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है, ये हमने बताया था सरफेस के अंदर नीचे ठंडा होता है, तो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े कणों वाली, लार्ज ग्रेन्स वाली, बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बसाल्ट और रेयोलाइट। RAYOLITE, बसाल्ट और रेयोलाइट। इंग्लिश वाले लिखना। अब इग्नियस रॉक्स आपने डाली थी हेडिंग, इग्नियस रॉक्स में लिखना these are primary rocks because they originated first. These are primary rocks because they originated first during the formation of Earth's crust. Because they originated first during the formation of Earth's crust. During the formation of Earth's crust. These rocks are formed due to cooling. These rocks are formed due to cooling, solidification and crystallization. These rocks are formed due to cooling, solidification and crystallization of molten rocks or lava. Next point. These rocks are non-fossiliferous. These rocks are non-fossiliferous. These rocks are non-fossiliferous. Next point, they have low porosity and permeability. They have low porosity and permeability. Low porosity and permeability. Next point, igneous rocks are crystalline. Igneous rocks are crystalline. Cooling of lava occurs on the surface. Cooling of lava occurs on the surface. Fine-grained igneous rocks are formed. Cooling of lava occurs on the surface. Fine-grained igneous rocks are formed due to rapid cooling. For example, granite and gabbro.
Next point, when cooling of lava occurs below the surface, when cooling of lava occurs below the surface, large grained or coarse grained, coarse, COARSE, large grained or coarse grained igneous rocks are formed. Large grained or coarse grained igneous rocks are formed due to slow cooling. Due to slow cooling. For example, basalt and rhyolite. Basalt and rhyolite. Basalt and rhyolite. सेकंड इज, अब दूसरी नंबर हेडिंग डालना, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में लिखेंगे, पहले इंग्लिश वाले. सेडिमेंट्री रॉक्स, these rocks are formed due to deposition. These rocks are formed due to deposition. These rocks are formed due to deposition of sediments layer by layer. These rocks are formed due to deposition of sediments layer by layer. These rocks are formed due to deposition of sediments layer by layer. Fossils and fossil fuels are mainly found in sedimentary rocks. Fossils and fossil fuels are mainly found in sedimentary rocks. Next point, sedimentary rocks are porous and permeable. Sedimentary rocks are porous and permeable. Sedimentary rocks are porous and permeable. हिंदी वाले अब लिखिए. परतदार चट्टाने, हेडिंग डालिएगा परतदार या अवसादी चट्टाने. परतदार या अवसादी चट्टाने, ठीक है. इन चट्टानों का निर्माण परत दर परत, लेयर बाय लेयर. इन चट्टानों का निर्माण परत दर परत अवसादों के जमाव के कारण होता है. अवसादों के जमाव, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन जिसको बोलते हैं, डिपोजिशन, अवसादों के जमाव के कारण होता है. डिपॉजिट करना, जमा करना, अवसादों के जमाव के कारण होता है. जीवाश्म तथा जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म तथा जीवाश्म ईंधन मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं. मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं. परतदार चट्टानें सामान्यतः छिद्रयुक्त तथा पारगम्य होती हैं. पोरस एंड परमिएबल. परतदार चट्टानें सामान्यतः छिद्रयुक्त और पारगम्य होती हैं. सामान्यतः छिद्रयुक्त और पारगम्य होती हैं. अब लिखना टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, परतदार चट्टानों के प्रकार. ऐसे बताया था ना, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक, ऐसे लिख लेना, ऐसे बना लेना छोटा सा भी.
पाई चार्ट, पाई टेबल टाइप का कुछ। क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक ऐसे लिख लेना, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। लिखना इन चट्टानों का निर्माण, क्लास्टिक हेडिंग डालना, फिर क्लास्टिक, इसके बाद हेडिंग डालना क्लास्टिक, नंबर 1 क्लास्टिक, क्लास्टिक रॉक्स। इन चट्टानों का निर्माण प्रवाहित जल, पवन, इन चट्टानों का निर्माण प्रवाहित जल, पवन आदि के अपर्दन तथा निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। अपर्दन अपर्दन तथा निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है, अपर्दन तथा निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। परतदार चट्टानों का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा, परतदार चट्टानों का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा निम्न भूमि में अवसादों के निक्षेपण यानी जमाव के कारण होता है। परतदार चट्टानों का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा निम्न भूमि में, ये लो लैंड हमने बताया था ना, रिवर्स जो है ये सेडिमेंट्स लेकर के आकर के ये लो लैंड एरिया जो निचला एरिया होता है, ऊंचे वाले एरिया से नीचे वाले एरिया की तरफ यहाँ पर डिपोजिशन करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, ठीक है ना। तो परतदार चट्टानों का निर्माण मुख्यतः नदियों द्वारा निम्न भूमि में अवसादों के जमाव के कारण होता है। इस तरह का एक जनरली छोटा सा फिगर बना लेना, यहां पर लिख लेना कैरिंग एजेंट, कैरिंग एजेंट, कैरिंग एजेंट मैंने बताया था या तो रिवर होगी या तो विंड होगी, मतलब रिवर का मतलब या तो वाटर होगा या तो पवन होगी। इंग्लिश में आप लिखना क्लास्टिक रॉक्स, हेडिंग डालना। टाइप्स लिखना पहले, सेडिमेंट टाइप्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप्स में लिखना नंबर 1 क्लास्टिक, नंबर 1 क्लास्टिक, ऐसे क्लास्टिक लिखना। These rocks are formed due to mechanical action of running water. These rocks are formed due to mechanical action of running water. These rocks are formed due to mechanical action of running water, wind, etc. These rocks are formed due to mechanical action of running water, wind, etc. Sedimentary rocks are mostly formed. Sedimentary rocks are mostly formed due to deposition of sediments by rivers. Sedimentary rocks are mostly formed due to deposition of sediments by rivers. In lowland areas, in lowland areas, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, शेल SHALE, शेल, ग्रिट, शेल, ग्रिट, etc. are example of clastic sedimentary rocks. Etc. are example
ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड हेडिंग डालना नॉन क्लास्टिक, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, ग्रिट एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। अगली हेडिंग डालना नॉन क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक में लिखना these rocks are formed by chemical and biological process. These rocks are formed by chemical or biological process. These rocks are formed by chemical or biological process. For example, limestone. For example, limestone, chalk, 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 dolomite, gypsum, rock salt, coal, etc. Limestone, chalk, dolomite, gypsum, rock salt, coal, etc. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन क्लास्टिक के। हिंदी में लिखना, हेडिंग डालना नॉन क्लास्टिक, हेडिंग डालना नॉन क्लास्टिक, नॉन क्लास्टिक में लिखना। अच्छा, इसके क्लास्टिक के एग्जाम्पल्स आप लोगों को नहीं बताए, क्लास्टिक में एग्जाम्पल्स लिख लेना आप लोग भी, हिंदी वाले क्लास्टिक में एग्जाम्पल्स लिख लेना। कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लो, CONGLO, कॉन्ग्लो, MERATE, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट। शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, ग्रिट, GRIT, ग्रिट, सैंडस्टोन एटसेट्रा, सैंडस्टोन एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग डालना नॉन क्लास्टिक, रॉक्स, नॉन क्लास्टिक रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना नॉन क्लास्टिक रॉक्स। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है। इन चट्टानों का निर्माण रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है, रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। जैसे चूना पत्थर, चॉक, ठीक है, चॉक, डोलोमाइट, जिप्सम, कोल एटसेट्रा, कोल एटसेट्रा।
रॉक सॉल्ट भी लिख लेना इसमें, रॉक सॉल्ट। ये सेडिमेंट्री नॉन क्लास्टिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। अगली हेडिंग डालना, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। तीसरी नंबर हेडिंग है रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स इंग्लिश में लिखना, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब पहले से मौजूद चट्टानों में घनत्व डेंसिटी, घनत्व, रंग, संघटन, घनत्व, रंग, संघटन, कठोरता में ताप एवं दाब के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है। जब पहले से मौजूद चट्टानों के घनत्व, रंग, संघटन, कठोरता में ताप एवं दाब के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है तो रूपांतरित चट्टानों का या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, when density, color, when density, color, composition, hardness, when density, color, composition, hardness of pre-existing rocks changes due to the temperature and pressure, then metamorphic rocks are formed. अब एक जो हमने पाइस चार्ट में एक स्लाइड बनाई थी, ये वाली, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लोग ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेना, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे लिखना, इधर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, फिर इधर लिखना मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इधर ये लिख लेना, कर्ली ब्रैकेट जरूर बनाना, ये समझ में आ जाए कि ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। फिर इसको ऐसे ही करके एज इट इज चेंज कैसे हो रही हैं ये सब लिख लेना, नोट डाउन करिए इसको नोट डाउन करिए। ये ग्रेनाइट है, ठीक है, नोट कर लिया। इसके आगे भी दो और बची थी जो मेटामॉर्फिक वाली थी, ये वाली भी नोट करिए, ये मेटामॉर्फिक वाली जो दो बची थी ये भी नोट करिए। स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में। ठीक है, अब अगले नीचे स्टार बनाइएगा, एक स्टार बना के लिखिएगा, हार्डनेस ऑफ रॉक्स इज मेजर्ड ऑन मोहो स्केल। हार्डनेस ऑफ रॉक्स इज मेजर्ड ऑन मोहो स्केल, मोहो स्केल। हार्डनेस ऑफ रॉक इज मेजर्ड ऑन मोहो स्केल। हिंदी में लिखना,
चट्टानों की कठोरता को मोहो स्केल पर मापा जाता है। चट्टानों की कठोरता को मोहो स्केल पर मापा जाता है। और ऐसे ही ये बना लेना, ऐसे 1 to 10 एक स्केल बनाना, इसमें इधर लिख लेना टैल्क, इधर लिख लेना टैल्क, और इधर लिख लेना डायमंड। मोहो स्केल है ये सॉफ्टेस्ट है, ये यहां पे लिख लेना सॉफ्टेस्ट रॉक, और यहां पे लिख लेना हार्डेस्ट रॉक, हार्डेस्ट रॉक। ये सबसे कोमल चट्टान है और ये सबसे कठोर चट्टान है। ठीक है, अगली हेडिंग डालना रॉक साइकिल, और रॉक साइकिल में ये वाली साइकिल बना लेना जो लास्ट में हमने बनाई थी। कहाँ गई रॉक साइकिल? ये रॉक साइकिल, ये वाली बना देना, ऐसे फिगर बना लेना। ये एरोज का ध्यान रखना, एरोज जैसे हमने बनाए हैं अपोजिट है एक दूसरे की, ये वाला इसके अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ऐसे बना लेना। ये एक रॉक साइकिल होती है। ठीक है, ये बना लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी? आज की क्लास में हमने रॉक्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, रॉक्स में कितने टाइप की रॉक्स होती हैं ये पढ़ा, कैसे बनती हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी पढ़ा हमने। इसके बाद हमने रॉक साइकिल पढ़ी। रॉक साइकिल में हमने ये जाना कि कैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, है ना, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी, फॉसिलिफेरस हैं कि नहीं है ना, एक्वीफर की तरह काम करेंगी कि नहीं करेंगी, जल को अपने आप में संचित कर पाएंगी तो कौन सी रॉक्स कर पाएंगी, ठीक है, किस रॉक में फ्यूल, फॉसिल फ्यूल वगैरह पाए जाएंगे जिसमें हमको पेट्रोल, डीजल और केमिकल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के नेम्स भी देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के नेम्स भी देखे। जैसे इसमें हमने देखा कि कौन कौन सी इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री होती हैं, मेटामॉर्फिक होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इस वाली क्लास में रॉक को पूरा ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग अर्थक्विक और अर्थक्विक के लिए जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थक्विक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में बस आपका इतना ही। ठीक है, थैंक यू।